हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। ये जो लेक्चर है, ये एक सीरीज़ है पूरी, जो कि हमने स्टार्ट की है प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो इस सीरीज़ में क्या है कि हम जो पॉलिटी सेक्शन है, उसमें यूपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीलिम्स में, तो उन सभी पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का जो तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। और दूसरी ये चीज़ है, ये वीडियोस जो हमने ये इनिशिएटिव जो हमने लिया है, इसमें क्या होगा कि आपको एक ब्रीफली एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछती है और कैसे जो है वो आपको तैयारी करनी है प्रीलिम्स के लिए। तो इस जो सीरीज़ है, इसको कंटिन्यू करते हुए हम इस अपने थर्ड लेक्चर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपको मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो वहाँ से हमने लिए हैं। तो उनको जो है वो अब आज हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे और एनालाइज़ करेंगे कि कैसे यूपीएससी ने जो है वो क्वेश्चंस 2020 में जो प्रीलिम्स में पूछे थे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस क्वेश्चन में वो पहला पूछ रहा है कि अलोंग विद द बजट the finance minister places other document before the parliament which includes the macroeconomic financial framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandatory by। अब वो यहाँ पे पूछ रहा ये है कि जो बजट है, जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके साथ जो है वो और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो अदर डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जो मैंडेटरी हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के तहत। तो इसमें आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, जो बजट होता है, बजट के साथ साथ जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? वो 3 पॉलिसी जो स्टेटमेंट है, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मैंडेटरी है। किसके तहत? एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत जो है वो मैंडेटरी है। और आपका जो आंसर है वो एफआरबीएम एक्ट 2003 है आपका आंसर। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता यूपीएससी जो है वो आपको 2021 में जो है वो इसी का जो कुछ आगे विषय करके आपको जो है वो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि ऐसे यूपीएससी ने जो है वो एक क्वेश्चन पूछा था। ये जो आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिख रही है, ये एनसीईआरटी से ली गई है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि यूपीएससी ट्रिक कैसे खेलता है। ये क्वेश्चन जो है वो एक जो पॉलिटी की सेक्शंस की, उसके बिल्कुल बीच में ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप जो है वो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है वो आप अपने पॉलिटी के तरीके से भी देख सकते हैं। पॉलिटी के तरीके से कैसे देख सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 112 जो है वो उसके तहत जो है वो बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और भी आर्टिकल हैं जिसके तहत जो है वो अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश किए जाते हैं। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। तो एफआरबीएम एक्ट है 2003, उसके तहत जो है वो मैंडेटरी है फाइनेंस मिनिस्टर को कि 3 डॉक्यूमेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्लेस करने ही करने हैं। तो इस चीज़ को जो वो आपको पॉलिटी के सेक्शन में भी जो है वो ऐसे पूछ सकता है आपको ये भी। इसलिए जो हमने ये क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया कि आप जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप जो है वो ध्यान से देखिएगा। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो इंडिया में इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन्स। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो किन लोगों को जो है वो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इन्होंने कुछ नीचे ऑप्शन दिए हैं, और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें
तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो उन लोगों को मिलेगी जो विमेन, चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेंबर ऑफ SC/ST, इंडस्ट्रियस वर्कमैन, जो फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं उनको, पर्सन इन कस्टडी, जो लोग जिनको जेल हुई है अगर वो वकील अपना नहीं हायर कर सकते वो, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, एथनिक कास्ट वायलेंस, जिनके साथ कास्ट वायलेंस हुआ हो, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इंडस्ट्रीज के डिजास्टर जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके जो वर्कर्स थे, उसके जो ट्रेजेडी में जो लोग घायल हुए थे उनको जो है वो एक सरकार ने जो है वो एक जो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की थी उनको, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बैगर्स हैं उनको जो है वो यहाँ पे लीगल सर्विस प्रोवाइड करने का यहाँ पे प्रावधान है। एंड जो लास्ट में है वो ये है कि पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख और एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने वाली ये है कि सेंटर के अलग जो है वो उन्होंने एक लिमिट सेट की हुई है इनकम की, और स्टेट की अलग लिमिट सेट हुई है। यहाँ पे स्टेट और सेंटर की दोनों की इकट्ठी लिमिट नहीं है, उन्होंने जो है वो अपने तरीके से जो है वो अपनी अलग अलग जो लिमिट है वो सेट की है। अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है कि सेंटर और स्टेट की जो एक ही लिमिट है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो वो नहीं होगा, उसका ऑप्शन जो है वो गलत होगा वो। तो अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन, 1 and 2 ओनली। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि पर्सन लेस देन इनकम ₹1 लाख, ओके। और यहाँ पे आप देखिए पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, और यहाँ पे पहला चीज तो आपकी ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चौथा नहीं है। अब ऑल सीनियर सिटीजन यहाँ पे कैसे नहीं हो सकता? अब रतन टाटा है, रतन टाटा है जो, वो तो सीनियर सिटीजन में आते हैं। अब रतन टाटा जो है उनको लीगल सर्विसेज थोड़ा ना प्रोवाइड करेंगे, वो तो पहले ही जो वो करोड़पति हैं, उनको थोड़ी लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऑल सीनियर सिटीजन नहीं हो सकते। हाँ, गवर्नमेंट या स्टेट ऐसा कर सकती है कि कुछ सिटीजन को जो वो उनके लिमिट सेट कर देगी, उनकी इतनी इनकम हो गई, उसके कम जो जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे उनको जो है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, लेकिन ऑल सीनियर सिटीजन को जो है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो सकती, ओके। तो यहाँ पे आपका ये अगर फोर्थ ऑप्शन जो कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन ऑप्शन ए में है, तो उसके साथ साथ है जो वो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर है उनको जो है वो काफी एक ये देखा गया है कि उनको जो वकील हायर करने में या अपने केसेस लड़ने में उनको काफी दिक्कत होती है। कुछ लोग जो है वो उनके केसेस नहीं लेते, तो इसीलिए जो है वो उनसे हाई चार्ज करते हैं, तो इसीलिए उनको जो है वो एक फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई है सरकार द्वारा। अब मैं ये नहीं कहता कि हर स्टेट में जो ये इस चीज को लागू किया गया है, लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा देखा गया है कि ट्रांसजेंडर को भी जो है वो यहाँ पे फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कुछ हद तक की गई हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। अब वहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे एक लोअर हाउस हो, एक अपर हाउस हो। अब लोअर हाउस और अपर हाउस क्या हो गया? लोअर हाउस हो गया आपका लोकसभा और अपर हाउस हो गया आपका राज्यसभा। तो ये तो इंडिया में सिस्टम है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो यही होता है कि एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा होगी, और वो दोनों जो है वो मिलके जो है वो काम करेंगे। तो इस सिस्टम को जो है वो यहाँ पे अब ये जो इस क्वेश्चन के तहत ये पूछा गया है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब देखिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, ऑपोजिशन पार्टीज भी होंगी, और ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होती। तो इस ये ऑप्शन जो है वो आपका वैसे ही जो है वो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में ये कह रहा है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। अब ये ऑप्शन जो है वो कुछ हद तक ठीक लग रहा है। वो कैसे ठीक लग रहा है, इसको अभी हम जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में रखेंगे, इसको अभी हम पूरा टिक नहीं करेंगे। अब वहां पे वो ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। अब वो यहाँ पे कुछ हद तक तो चीज जो है वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट ही है उसके तहत जो गवर्नमेंट है
वो लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो लोकसभा में पास होता है और लोकसभा ही रिस्पॉन्सिबल है किसको, गवर्नमेंट को रिमूव करने में। तो ये कुछ हद तक तो क्वेश्चन जो है वो सेंस की बात कर रहा है, तो इसको जो है अभी हम डाउटफुल कैटेगरी में रखेंगे। और ऑप्शन सी में वो ये कह रहा है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। तो ऐसा तो नहीं है, हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है। कब देखा कि आपने जो लोगों ने है वो सरकार गिरा दी, ऐसा नहीं होता, ये डेमोक्रेसी है। एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो चलना पड़ता है। वो उन कंट्रीज में होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जहाँ पे पीपल की जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो गवर्नमेंट जो है चलती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो है वो काम होते हैं। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और अगर हम ऑप्शन डी पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स टेन्योर। अरे ऐसा नहीं है, काफी हमने देखा गया है कि फिक्स टेन्योर खत्म होने से पहले ही जो वो सरकारों को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा है। चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात करें या उनसे पहले जो है चंद्रशेखर सरकार की बात करें, तो उन सरकारों को जो है वो अपने टेन्योर के पहले से ये जो इस्तीफे देने पड़े और उनकी सरकार है जो वो गिर गई थी। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही जो गलत है। और साथ में तो ये भी कह रहा है कि कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, तो ऐसा तो नहीं है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो तो पार्लियामेंट में ही पेश होता है और लोकसभा में पेश होता है। तो ये ऑप्शन भी जो है वो आपका गलत हो गया है। जो हमारा ऑप्शन बी था वही हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है यहाँ पे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अब आप कहेंगे कि मैं पूरा ये आपको बता दूंगी कहीं से आपको एक्सप्लेनेशन लाके, अब ऐसे नहीं होती। मैंने आपको जो एक लॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पे बताए, उन लॉजिकल पॉइंट्स के तहत जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके कुछ चीजों पे जो वो डिफाइन है। वो आ गया फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो एक तो ये चीज आ गई। दूसरा वो ये कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द citizens liberty and to preserve the ideals of which of the constitution is based। अब ये तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी द टर्म जुडिशियल रिव्यू is nowhere mentioned in the constitution. However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights implicitly given the Supreme Court the power of judicial review। Okay, तब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, हालांकि वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जो है वो पावर दी गई है कि किसी भी लॉ को जो है वो स्ट्राइक डाउन करने में अगर वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायलेट करती हैं, तो उस चीज को है जो वो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन जो क्या आंसर होता है उसका। तो उसका जो आंसर हो गया वो हो गया सेकेंड ऑप्शन। अब आप कहेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको जो है वो इन जो ये चीजें तो है वो फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, ऐसा नहीं है। फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी पे वो नहीं है। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जो एक जजमेंट पे बना गया है और वो जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो जजमेंट के आधार पे उन्होंने बताया था कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये फीचर्स है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने एक जजमेंट दी थी। और जो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है वो जुडिशियल रिव्यू तो नहीं दिया गया, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो जुडिशियल रिव्यू को जो है वो एक्सरसाइज कर सकें। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा हमारा ऑप्शन। तो जब अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज
अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 2020 में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में 2020 में, तो उसमें ये मार्क्सिज्म कहाँ से आ गया? मार्क्सिज्म तो एक पॉलिटी या सोशियोलॉजी या कोई अदर सब्जेक्ट्स का है, ये पॉलिटी में कैसे आ गया जनरल स्टडीज में? तो देखिए, इस क्वेश्चन को जो है वो आप इकोनॉमी में ले लीजिए, इकोनॉमी में ले लीजिए, पॉलिटी में ले लीजिए, फिर आप इसको जो है वो अपने हिस्ट्री के वे में ले सकते हैं। तो यूपीएससी क्या करता है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो हर एक की में जो है वो फिट हो जाए। वो खाली स्टूडेंट्स को जो है वो डराने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो अगर किसी किसी ने जो है वो इकोनॉमी पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत देखा होगा कि कैपिटलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्या होता है, तो उस आइडिया से जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो कर सकता था। तो उसमें ये चीज़ पूछी गई है, तो गांधीज़्म और मार्क्सिज्म में जो है वो कॉमन एग्रीमेंट क्या है? क्या चीज़ है जो वो दोनों में कॉमन है? देखिए, जो महात्मा गांधी थे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एनार्किस्ट थे। अब एनार्किस्ट क्या होता है? एनार्किस्ट वो होते हैं जो किसी स्टेट में बिलीव नहीं करते, वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। अब जो गांधी जी हैं, वो तो टॉल्स्टॉय को मानते थे, टॉल्स्टॉय को मानते थे। और टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय तो एनार्किस्ट थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? एनार्किस्ट थे। और सेम चीज़ जो है वो मार्क्सिस्ट कहते हैं, ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। स्टेटलेस सोसाइटी कैसी होगी? ये कहते हैं कि एक लेबर्स की और वर्कर्स की जो है वो उनकी सरकार हो, और सरकार कैसी हो? जिसमें जो है वो सभी को जो है वो इक्वल राइट्स हो, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सारे जो है वो इक्वल हों। तो ये भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। गांधीज़्म के जो वो आइडिया है, वो भी स्टेटलेस सोसाइटी का आइडिया है। तो इसमें जो है वो आपको जो करेक्ट ऑप्शन वो दिखेगा आपको ऑप्शन ए, द फाइनल गोल ऑफ इज ए स्टेटलेस सोसाइटी। तो गांधीज़्म और मार्क्सिज्म में जो कॉमन एग्रीमेंट था वो क्या था? एक स्टेटलेस सोसाइटी का। तो ये था ही कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। ऐसे ही जो है वो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपका कोई भी जो वीडियोस हैं वो मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।